ओके भाई, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ओके, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, घटा दिया गया 50%, तब हमको निकालना है न्यू मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 816 एंड ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। ओके, आर यू रेडी? इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए। अगर मास जो है प्रोटॉन का बढ़ा दिया गया, कितना, 25% बढ़ा दिया गया, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास 50% घटा दिया गया, तब आपको नया मास नंबर निकालना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन दे दिया गया यहाँ पे, ऑक्सीजन, और इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों दिया हुआ है, और उसका परसेंटेज चेंज भी निकालना है, मतलब कितना परसेंट घटा कितना परसेंट बढ़ा। जो भी है, घटेगा तो परसेंटेज घटा डिक्रीमेंट निकालेंगे, बढ़ेगा तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखिए आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन 816, ओके, यही दिया हुआ है। इसमें प्रोटॉन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, दिया गया मतलब निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड, डेट इज 16 माइनस 8 मतलब 8, है ना। अब तो समझ गए होंगे, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा, और एटॉमिक मास 16 दिया हुआ है पहले से ही, ओके। प्रोटॉन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा है कि कितना बढ़ा दिया गया, 25%, तो 8 प्लस 8 का 25% कितना होता है, 2 होता है, तो 10 हो जाएगा। फिर न्यूट्रॉन के बारे में बोला गया क्या है, 20 मतलब 50% घटा दिया गया, 50%, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को घटाया गया है, ठीक है, दोनों को घटाया गया है, तो दोनों को घटाया गया तो भाई जो है उसका हाफ कर दीजिए। पहले 8 था, अब 8 में से 4 घट गया, मतलब 4 बच गया, इलेक्ट्रॉन भी 4 कर दिया गया, ठीक है। तो अब एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, खुद सोचो भाई। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस और नो, एटॉमिक मास इज द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता था, तो P प्लस प्लस एन डैश, न्यूट्रॉन प्लस, प्रोटॉन आपका 10 है, न्यूट्रॉन 4 है, तो 10 4 14 हो जाएगा, 10 4 14, पहले था 16, अब हो गया 14, घटा कि बढ़ा, घटा ना, तो परसेंटेज निकालेंगे डिक्रीमेंट का। परसेंटेज डिक्रीमेंट क्या होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब क्योंकि घटा है इसलिए हम लोग पहले बड़ा वाला लेंगे ना, तो 16 में से 14 घटा अपन शुरू वाला, शुरू में इतना था, इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%, ओके। 4 चौक 16, क्योंकि 16 में से 14 गया 2 हो गया ना, 2/8, 8 12 8 96, ठीक है, इस तरह से इतना आता है 12.5%। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, ये क्वेश्चन आप समझिए और फिर अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन भी बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिए ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इज डबल, प्रोटॉन जो है उसको डबल कर दें और न्यूट्रॉन को हाफ कर दें, तब आपको नया मास नंबर निकालना है कार्बन 612 का, और उनमें परसेंटेज चेंज भी निकालना है, ठीक है। पहले तो लिख लेते हैं, कार्बन 612 है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है सब निकालिए, ठीक है। लेकिन हम लोग का प्रोटॉन को डबल किया गया है और न्यूट्रॉन को आधा किया गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही दिया हुआ है, तो ठीक है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है ना। तो फिर प्रोटॉन कितना है भाई, यहाँ पे 6, न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 माइनस 6, डेट इज द 6, ओके। एटॉमिक मास 12, ये एटॉमिक मास है, वो दिया हुआ है 12, ठीक है। फाइनल किया मतलब क्या किया गया है, 6 पहले से था, प्रोटॉन को डबल किया गया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। एन डैश मतलब ये बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यूट्रॉन क्या किया गया है, हाफ, आधा कर दिया गया, तो पहले से थे अब हो गया 3, तो फिर न्यू मास नंबर डैट इज द ए डैश, ये पूछा गया है तो वही होता है। ए डैश क्या होता है, व्हाट इज ए डैश, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 12 3 15 हो जाएगा, पहले था 12 अब हो गया 15, तो अब बढ़ गया ना, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे, वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, शुरुआत वाला, गुने 100, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25%, ओके, 25% आंसर आ जाएगा। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही करते हैं, इसी को आप रिवाइज कीजिए, ओके, इसको आप रिवाइज कीजिए, और ये सब क्वेश्चन को आप बिना देखे बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है टेंशन दिक्कत हो, बट फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, वर्क हार्ड फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट्स टर्म्स के बारे में जानते हैं, जिसमें से आता है आइसोटॉप।
अरे ये क्या है, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आइसोटोप। यस, तो सॉडी ने दिया था, हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वैसा भी आने वाला है जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो जो आपको नहीं आ रहा है वो भी तो हमको पढ़ना है, जो आ रहा है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेस आइसोटोप क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटम्स हैव सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो उनको हम आइसोटोप बोल देंगे। बस सेम एलिमेंट होना चाहिए, मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए, है ना। सल्फर है तो सल्फर ही होना चाहिए, इस तरीके से, ओके। और जैसे देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ऑक्सीजन 814, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818। ये सब एक क्या है, आइसोटोप है, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला क्लोरीन, ये सब एग्जांपल आप देख लीजिए। और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, H13 को। तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया आइसोटोप। कहने का मतलब ऊपर वाला सेम नहीं होगा, नीचे वाला सेम होगा, ठीक है। ऊपर वाला बार में सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसो बार और आइसोटोप। तो आइसोटोप मैंने बता दिया। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कार्बन है तो कार्बन ही होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट ऊपर वाला दैट इज द एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और आइसोटोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना, उनका जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सब सेम होने वाले हैं, ठीक है। बस इतना सा है आइसोटोप में। अब हम लोग इसका जो है, देखिए आइसोटोप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे मैंने जस्ट बताया बहुत सारे एग्जांपल। उसमें से आप लोगों ने कार्बन 612 को भी देखा, कार्बन 614 को भी देखा, है ना। तो ये सब जो है इन लोगों का कुछ ना कुछ तो परसेंटेज होगा ही ना। जैसे मान लो 1% अगर ये है तो 99% वो हो जाएगा अवेलेबिलिटी। तो हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया है। एवरेज एटॉमिक वेट मतलब कितना एटॉमिक वेट एवरेज होगा इन सब का, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो हम लोग सारा आइसोटोप लिख नहीं सकते ना। कार्बन 612 लिखेंगे तो 1214 वाला को नाराज हो जाएगा, है ना। तो कुल समझ रहे हो ना। तो इसलिए सब का तो हम लोग लिखेंगे नहीं, जो कार्बन 612 भी है सर, कार्बन 614 भी है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग एवरेज लिखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, अब उसी का हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। तो M1, M2, M3 मान लेते हैं आइसोटोपिक मास नंबर है। जो भी आइसोटोप है उनका मास, जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन 612, कार्बन 614, कार्बन 616 जो भी है, तो उनका जो है हम लोग ये ले लिए हैं, ठीक है। कार्बन 612, कार्बन 613 ले लेते हैं और कार्बन 614 तीन है। तो M1, M2, M3 उनका आइसोटोपिक मास नंबर, ओके। आइसोटोपिक मास नंबर 12, 13, 14 जो आ रहा है वो, और उनका रिलेटिव एबंडेंस, मान लीजिए ये X% है, वो X2 है, ये X3 है। इस तरीके से उनका रिलेटिव एबंडेंस हो गया, मतलब कितना प्रेजेंट है नेचर में, ओके। तब उनका एवरेज निकालेंगे। ये फार्मूला है, मास नंबर को रिलेटिव एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3, ठीक है। तो नीचे में क्या आ रहा है, ये ध्यान रखना, एबंडेंस आ रहा है नीचे में, ओके। रिलेटिव एबंडेंस नीचे में आ रहा है। तो चलिए ये इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ओके। आर यू रेडी? ओके। तो क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप, होता भी है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्लोरीन 35, 37, ओके। उनका रिलेटिव रेशियो जो है कितना है, 3:1। मतलब क्लोरीन 35 अगर मतलब 75% है, तो क्लोरीन 37 कितना है, 25% है मात्र नेचर में। तो उनको हमको एटॉमिक वेट निकालना है क्लोरीन का। एटॉमिक वेट बोल दिया, एटॉमिक मास तो वही कांस्टेंट होता है। एटॉमिक मास यही हो गया 35, 37, लेकिन एटॉमिक वेट निकालना है। वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए निकालते हैं एटॉमिक वेट। क्या निकालना है, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ तो एवरेज ही निकलेगा क्योंकि 2 रखा है, तो यही एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, M1 X1, M1 है 35, X1 है 3, ठीक है, 37, 1, इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका निकाल लें, ओके। तो इसको डायरेक्ट हम निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट आप समझ लीजिए, ये एवरेज एटॉमिक वेट ही है। तो M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन X1 प्लस X2, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 35.5 आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेट करते रहिएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आपको सॉल्यूशन भी करना है, नो डाउट, बट मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब बोरोन के पास 2 आइसोटोप है, 10 और 11। इनका एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट दे दिया गया। बताइए एटॉमिक मास दिया रहता तो ये 10 और 11 हो गया, लेकिन एटॉमिक वेट जो होता है वह तो 10.8 है। इसका मतलब ये हमारा एवरेज वैल्यू ही दे दिया गया है, या हमारा क्या दे दिया गया, एवरेज ही दे दिया गया है, ठीक है। और उनका रिलेटिव अकरेंस पूछ लिया गया।
रिलेटिव अकरेंस पूछ लिया गया, तो इसको कैसे बनाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको एक तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सुनिए, इसको करना क्या है। अब मान लीजिए अगर बोरॉन जो एक्स, ये 10 जो है, मान लेते हैं बोरॉन 10 अगर x% है, तो बोरॉन 11 कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, है ना। 100% अगर है टोटल कोई सा भी चीज़, तो अगर ये x माने तो ये 100 माइनस x% हो जाएगा। आधा काम मैंने कर दिया। देखिए x1 x2 मानिएगा तो लोचा पड़ जाएगा, आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि x1 दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, तो दो वेरिएबल हमको नहीं करना है। तो कुल मिला के मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। हमको निकालना है परसेंटेज अकरेंस। फॉर्मूला क्या था, एवरेज। तो एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 10.8। 10.8 इज इक्वल टू m1, m21 10 है, इंटू x1 को x माना है, ठीक है, x1, और 11 को x 11 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। मैं जो बोल रहा था थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था, अगर आप x1 x2 लेते हैं तो सॉल्व कीजिए, कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इसको 100 अगर इसको x% लिए हैं, तो ये तो नॉन है जो भाई ये 100 माइनस x% ही होगा, है ना। तो आप x1 की जगह ये पुट कीजिए, x2 की जगह ये पुट कीजिए, तब आप देखिए आंसर आ जाएगा। तो 10.8 इज इक्वल टू 10x, ओके, प्लस 11, x2 का वैल्यू 100 माइनस x, ओके, अपॉन x प्लस 100 माइनस एक्स, तो कुल मिला के 100 ही आने वाला है ना, बिल्कुल। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिए, x कैंसिल हो गया। मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 10.8 इज इक्वल्स टू, अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, दशमलव हट के एक जीरो आ जाएगा, तो 10 से 80 हो जाएगा। 10x प्लस 1100 माइनस 11x अपॉन 100, ओके। 10x में से 11x गया तो माइनस एक्स, तो x उधर चला गया, x इज इक्वल्स टू, तो कुल मिला के आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करने के बाद आपका इसमें आंसर जो आएगा x का वैल्यू, डैट विल बी व्हाट, 20 आ रहा है मेरा, देख लीजिएगा आप, आपका कितना आ रहा है, 1080 है, बिल्कुल 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। तो यह 20 क्या आया, परसेंटेज आया ना, 20, क्योंकि हमने x को परसेंटेज लिया था। यहाँ पे 20% अगर x है, मतलब B10 वाला जो है अगर x% है, तो ये B11 कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, डेट इज 100 माइनस 20, मतलब 80%, तो वो हो जाएगा 80%, ठीक है। समझ गए आंसर, दोनों आंसर हमने बता दिया, दिस इज आंसर, ओके। तो हमारा यही टॉपिक है दोस्तों। अब जो है छोटा छोटा टॉपिक फिर से आ गया है, थ्योरेटिकल पोर्शन वाला, थोड़ा सा जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, ओके। आर यू रेडी फॉर दिस, इसके लिए भी रेडी रहो यार। अब देखो, आइसो बार हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना है, आइसो बार। व्हाट इज आइसो बार, डू यू नो आइसो बार। आइसो बार का मतलब होता है एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। जो भी एटम हमने पढ़ा है उसका मास नंबर अगर सेम है तो वो हो गया आइसोबार। एटॉमिक नंबर सेम था तो हमने क्या किया था, आइसोटॉप। एटॉमिक मास, यहाँ पे मास नंबर सेम है तो फिर आइसोबार, एस्टोन ने दिया था, बस इतना याद रखना है। इसके पहले तो आपने पढ़ ही रखा होगा बचपन में, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आइसो एस्टर्स की। व्हाट इज आइसो एस्टर्स, तो आइसो एस्टर्स का ये आपके लिए हो सकता है नया हो। तो मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन मतलब एटम भी सेम होना चाहिए। जैसे NO2, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे NO2, इसमें कितने एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम, मतलब 3 एटम है। CO2 में एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम, मतलब 3 एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे एटम का नंबर 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नाइट्रोजन का होता है 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 16 7 23, लेकिन एक +4 दे तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब 22, है ना। कैसे निकाला, कैसे निकाला आपको लग रहा होगा ये क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इसको निकालना बहुत आसान है। मैंने जो पीछे जो मैंने इतना सारा क्वेश्चन करवाया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए, जब आप भी इसको निकाल लीजिएगा तो आसानी से आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ओके। तो एटम तो इसमें भी 3 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 22 है, यहाँ भी 22 है। कैसे निकालते हैं, फिर से 6 हो गया आपका कार्बन का, एक ही कार्बन का 6 × 1 मतलब 6 ही हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का प्रोटॉन मतलब जेड का वैल्यू कितना होता है,
ये 8 होता है ना, तो 8 दूनी 16 और 6 22, तो 22 हो गया, है ना। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम भी सेम है, तीनों में, दोनों में 3 3 एटम है। उसी तरह से नाइट्रोजन में 2 एटम है, N2, 2 नाइट्रोजन मतलब एटम है, तो 2 CO में भी 2, एक कार्बन ऑक्सीजन मतलब एटम और एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये 2 एटम हो गए। तो अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, 8 7 14, 7 दूनी 14। समझ रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ तक आज रखने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दैट इज आइसोटोन, आइसो न्यूट्रॉनिक, और भी कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइफर क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोटोन, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये सब को भी हम लोग कवर करेंगे पीछे, मतलब नेक्स्ट आने वाले इनकमिंग वीडियोज़ में। तो सो गेट कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज, ओके। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गेट कनेक्टेड, ओके।